हेस लॉ तो बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी विद डायग्राम, तो आप लोगों को ये काफी जल्दी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम जो है वो इसका डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम हेस लॉ। तो सबसे पहले बता दूं कि जो हेस नामक के जो साइंटिस्ट थे वो जो थे वो रूस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1840 में मतलब 1840 में इस नियम का जो है वो प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस नियम के अकॉर्डिंग ये बताया था कि जैसे कोई ए पदार्थ है या ए सब्सटेंस जिसे आप कह सकते हो, ए पदार्थ को हमें जेड में जो है वो चेंज करना है। जैसे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि ए से हमें जो है वो जेड में जो है वो चेंज करना है किसी भी पदार्थ को या किसी भी सब्सटेंस को। तो जब हम कोई भी पदार्थ को ए से जेड में जो है वो चेंज करते हैं तो वहां से कुछ हीट जो है वो रिलीज होता है, वहां से कुछ ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होता है। तो माना अगर हम कोई ए पदार्थ को जेड पदार्थ में चेंज किए हैं तो माना वहां से Q1 हीट या ऊष्मा जो है वो रिलीज होती है। ये तो हम लोगों ने केवल एक ही स्टेप में ए से ए पदार्थ को जो है वो जेड पदार्थ में जो है वो चेंज कर दिया। ये तो था आपका पहला। अब हम देखते हैं ए को हम जेड में चेंज करेंगे लेकिन उसे कई स्टेप में जो है वो चेंज करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ए को डायरेक्ट जेड में चेंज कर दिया, यहाँ पे केवल एक ही स्टेप था। लेकिन अगर हम ए को जेड में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कई स्टेप के थ्रू हम इसे जो है वो जेड में चेंज करेंगे। जैसे ए को पहले बी में चेंज करेंगे, फिर बी को पहले फिर सी में चेंज करेंगे, फिर सी को जो है वो जेड में चेंज करेंगे। मतलब वही है, ए पदार्थ से जेड पदार्थ यहाँ भी बन रहा है और ए पदार्थ से जो है वो जेड पदार्थ यहाँ भी बन रहा है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये जो है वो एक ही स्टेप में हो जा रहा है और ये जो है वो अलग अलग स्टेप में हो रहा है। ये जो अलग अलग स्टेप में हो रहा है यहाँ से भी हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। मान लो यहाँ से Q1, Q2, Q3 जो है वो हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम ए से जेड पदार्थ बनाते हैं तो जितनी ऊष्मा यहाँ पे रिलीज हो रही है, जितनी हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है, उतनी टोटल हीट जो है वो इधर भी रिलीज होगी। मतलब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो कितने स्टेप में हो रहा है, चाहे जितने भी स्टेप में हो। बन क्या रहा है, यहाँ पे ए से जेड पदार्थ बन रहा है। तो ए से जेड पदार्थ अगर हम एक स्टेप में बनाते हैं तो भी उतना ही हीट रिलीज होता है। ए से जेड पदार्थ हम अलग अलग स्टेप में बनाते हैं तो भी उतना ही हीट जो है वो रिलीज होता है। मतलब यहाँ पे जो आप Q1, Q2 और Q3 देख रहे हो उसका वो जो भी हम इसे जब हम ऐड करेंगे तो उसका इक्वल जो है वो Q1 ही जो है वो आएगा। मतलब यहाँ पे सेम ही इसका जो है वो हीट रिलीज जो है वो होगा। तो हेस के नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या समझा कि अगर किसी पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ में चेंज करते हैं, चाहे हम उसे एक ही स्टेप में चेंज करें या एक पद में चेंज करें या चाहे हम उसे अलग अलग स्टेप में चेंज करें, जितने भी स्टेप में चेंज करें, मतलब वही होगा। दोनों तरीके से अगर हम ए से जेड बनाएं तो हीट जो है वो सेम जो है वो यहाँ से जो है वो रिलीज होगा। मतलब यहाँ से ऊष्मा की मात्रा जो भी उत्पन्न होगी इस केमिकल रिएक्शन से वो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रूफ बताती हूँ, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। माना कि पदार्थ ए का पदार्थ जेड में परिवर्तन पहली विधि में सीधे तथा दूसरी विधि में कई स्टेप में जो है वो कराया जा रहा है। जैसे कि सेम मैंने बताया कि माना कि कोई पदार्थ ए को जेड में पहले विधि में केवल एक ही स्टेप में और दूसरे विधि में अलग अलग स्टेप में जो है वो कराया जा रहा है। तो अब क्या होगा, पहले हम सीधे परिवर्तन में देख लेते हैं। मतलब अब सीधे अगर हम चेंज कराएं तो यहाँ से अगर ए से जेड पदार्थ कोई बनता है, ए से जेड सब्सटेंस यहाँ पे बनता है, तो यहाँ से जो मुक्त ऊष्मा है मतलब जो फ्री हीट है, यहाँ से जो हीट रिलीज होगा वो होगा Q1। और अगर हम ए से जेड बनाए लेकिन वो अलग अलग स्टेप में बनाए, मतलब कई स्टेप में बनाए, जैसे कि ए से हम पहले बी बनाएंगे तो यहाँ पे जो है वो Q1 हीट जो है वो रिलीज होगा। फिर उसके बाद हम बी से सी बनाएंगे तो यहाँ Q2 हीट जो है वो रिलीज होगा। ऊष्मा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊष्मा को हम Q से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार अगर हम सी से जेड बनाए तो भी यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा वो जो है वो Q3 होगा। लेकिन अगर हम Q1, Q2, Q3 को तीनों को ऐड करें तो इसका वैल्यू जो है वो Q2 होगा। तो लेकिन ये जो Q1 और Q2 है वो दोनों जो है वो बराबर होगा। ये जो है वो हेस के नियम के अकॉर्डिंग है। मतलब ये जो Q1 का वैल्यू है, मतलब जैसे पहले हम लोगों ने एक ही स्टेप में ए से जेड बनाया और यहाँ से जो है वो Q1 रिलीज हुआ, लेकिन अगर हम लोगों ने इसे अलग अलग स्टेप में कराया तो इन तीनों का वैल्यू जो है वो Q2 आया। मतलब Q1 और Q2 का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। ये जो है वो हेस के नियम के अकॉर्डिंग है।
चाहे अभिक्रिया कितने भी स्टेप में आप क्यों ना कराओ, जो उष्मा वहां से रिलीज होगा, जो हीट वहां से रिलीज होगा, उसका वैल्यू दोनों विधियों में जो है वो सेम ही रहेगा। यही है आपका हेस लॉ। चलिए अब हम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपको एज इट इज जो है वो लिखना पड़ेगा बुक से, बुक में जैसे दिया है या फिर मेरे नोट्स में जैसे दिया है, आपको एज इट इज इस नियम को जो है वो लिखना होगा। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। हेस के नियम का प्रतिपादन रूसी रसायनज्ञ मतलब रूस के साइंटिस्ट ने सन 1840 में किया था। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न कराया जाए तथा प्रत्येक प्रक्रिया एक या एक से अधिक पदों में हो, तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का परिमाण समान रहेगा, चाहे परिवर्तन किसी भी तरीके से क्यों न संपन्न कराया गया हो। मतलब इसमें ये कहा गया है कि रासायनिक परिवर्तन मतलब अगर हम यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजेस करा रहे हैं, चाहे वो हम एक विधि में कराएं चाहे वो दूसरे विधि में कराएं, कितने भी विधि में कराएं, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही आने वाला है। दूसरे विधि में अगर हम अलग अलग स्टेप में कराते हैं तो भी आपका वैल्यू जो है वो पहले विधि से जो आप कराए थे और वहां जो हीट रिलीज हुआ था उसका वैल्यू और पहले का वैल्यू जो है वो दोनों सेम रहेगा। तो आगे मैं आप लोगों को इसे जो है वो और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी विथ केमिकल रिएक्शन, तो ये चीज आप लोगों को और आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो आपको ये जो डेफिनेशन है उसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। सेम एज इट इज डेफिनेशन आप लोगों को लिखना होगा। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन में, जैसे कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ए से जेड में जो है वो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न कराया जाए और प्रत्येक प्रक्रिया या प्रत्येक प्रोसेस एक या एक से अधिक स्टेप में कराया जाए, तो जितना उत्सर्जित होगा हीट उसका परिमाण या उसका जो भी मात्रा रहेगा वो समान रहेगा, चाहे परिवर्तन किसी भी तरीके से जो है वो क्यों ना संपन्न जो है वो कराया जाए। इससे आपका क्या प्रूव होता है हेस के नियम के अकॉर्डिंग कि अगर हम कोई भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज करते हैं तो वहां से जो भी ऊष्मा रिलीज होगा वो सेम ही रहेगा, चाहे अगर हम उसे अलग अलग स्टेप में करें, चाहे हम उसे 10 प्रकार से किसी भी स्टेप में करें, वहां से हीट रिलीज जो है वो सेम ही होगा। यही आपका हेस का लॉ है। तो ये तो मैंने आप लोगों को जो बताया वो इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है, मतलब सैद्धांतिक प्रमाण है कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने कैसे प्रूफ किया है। अब हम देखते हैं इसका प्रायोगिक प्रमाण, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यहाँ पे हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाना है, तो इसे मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। पहला तरीका मेरा बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। हम यहाँ पे पहले कार्बन को लेंगे जो कि सॉलिड है, एस मतलब सॉलिड, और यहाँ पे हम O2 लेंगे मतलब ऑक्सीजन लेंगे जो कि गैसियस स्टेट में है, मतलब गैस फॉर्म में है। दोनों को आपस में मिला देंगे, क्या बन जाएगा आपका CO2। तो ये जो हमारा पहला मेथड था वो वेरी सिंपल था। एक ही स्टेप में हम लोगों ने कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिला दिया और हमारा बन गया CO2। यहाँ से 94.3 कैलोरी जो भी आपका हीट है वो यहाँ से जो है वो रिलीज हो रहा है। ये तो आपका बहुत ही इजी मेथड था। फर्स्ट स्टेप, एक ही स्टेप में हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना है। यही चीज को हम कई तरीके से घुमा फिराकर जो है वो CO2 जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पहला तरीका था जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ, वो पहला तरीका था। अब हम यहाँ पे जो है वो दूसरा तरीका अपना जो है वो लेने वाले हैं। तो जो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी वो उसे जो है वो मैं 2 स्टेप में जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, कार्बन हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सॉलिड लिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने O2 गैस लिया हुआ है, लेकिन वो हाफ है। क्लियर हुआ? ये जो ऑक्सीजन का O2 है वो जो है वो हाफ है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा CO, क्योंकि O2 यहाँ पे नहीं है, केवल एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो O2 यहाँ पे जो है वो हाफ है, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीजन हुआ। तो अब आपका क्या बना COG, मतलब CO जो है वो गैसियस फॉर्म में है और यहाँ से आपका 26 कैलोरी जो भी हीट है वहां से जो है वो रिलीज हुआ है। ये तो था आपका पहला स्टेप। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमें क्या प्राप्त हुआ था CO, तो हम CO को जो है वो यहाँ पे लिख देंगे COG। अब हम इसमें फिर से हाफ O2 जो है वो ऐड करेंगे जो कि गैसियस फॉर्म में है। अब क्या होगा, CO तो पहले से ही, यहाँ पे हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा आपका CO2। यहाँ से कितना कैलोरी जो है वो हीट, यहाँ उष्मा जो है यहाँ से रिलीज होगा 68.3। दोनों में हम लोगों ने सेम ही किया, सेम प्रोडक्ट ही हमारा बना है, यहाँ भी CO2 बना है, यहाँ भी CO2 बना है। लेकिन पहले मेथड को हम लोगों ने एक ही स्टेप में कंप्लीट कराया था,
बट दूसरा मेथड को हम लोगों ने 2 स्टेप में जो है वो कंप्लीट कराया है। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो हेल्स लॉ को जो है वो प्रूव करते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले स्टेप का जो हीट है और दूसरे स्टेप का जो हीट है उसे आपस में जो है वो ऐड करते हैं, और हम ये चेक करेंगे कि जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो 94.3 आता है कि नहीं। तो अगर हम 26 प्लस 68.3 करते हैं तो यहाँ पे हमें 94.3 कैलोरी उष्मा जो है वो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ भी 94.3 प्राप्त हुआ था और यहाँ भी हमें 94.3 जो है वो यहाँ पे प्राप्त हुआ है, मतलब दोनों में सेम है। तो यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि चाहे किसी भी रिएक्शन को हम एक ही स्टेप में कराएं, 2 स्टेप में कराएं, चाहे अलग अलग स्टेप में कराएं, वहां से आपका जो भी हीट रिलीज होगा वो समान ही रहेगा। बट इसे कई बार जो है वो प्रूव करने भी आता है कि हेल्स लॉ को प्रूव करें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका रासायनिक परिवर्तन जो भी हो रहा है, मतलब केमिकल चेंजेस जो भी हो रहा है, वो एक बीजगणित के समान जो है वो होता है। अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बट ये जो आज का आपका टॉपिक है इसमें जो है वो थोड़ा मैथ्स की तरह भी हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी हम जो है वो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब जो भी है सारा चीज यहाँ पे हम करेंगे। तो जैसे कि अगर हमें इसे दोनों को जो है वो प्रूव करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले में जो जो आपको सेम दिख रहा है उसे हम जो है वो क्रॉस करेंगे, कट करेंगे। मतलब यहाँ पे आपका ये जो CO है और ये जो CO है दोनों को जो है वो कट कर देंगे। दोनों को कट करने के बाद हम यहाँ पे हमारा 3 जो प्रोडक्ट बचा रहेगा उसे हम तीनों को जो है वो ऐड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे CO2 बनता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये दोनों को आप कट, मतलब ये दोनों जो है वो कट हो गया है, ये दोनों को आप अभी इग्नोर कीजिएगा, ये दोनों नहीं है, समझिए कट हो चुका है। यहाँ पे केवल 3 आपका प्रोडक्ट जो है वो बचा हुआ है, ये कार्बन और यहाँ पे हाफ O2 हाफ O2। तो हाफ O2 कितना हुआ, O2 हुआ। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2 कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ। क्या बन गया आपका CO2, मतलब ये जो है वो CO2। तो ये जो आपका केमिकल चेंजेस है वो हेल्स लॉ को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आगे हम इससे भी बड़े बड़े जो भी केमिकल रिएक्शन है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया है। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो यहाँ भी हम प्रूव कर लिए कि हेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो सेम एनर्जी जो है वो सेम हीट यहाँ से जो है वो रिलीज होता है। अब यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला है ये देखते हैं हम। हीट ऑफ फॉर्मेशन इसके बनाने की विधि पर डिपेंड नहीं करता है। क्या समझा आप लोगों ने यहाँ पे, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जो हीट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इसके बनाने की विधि पे डिपेंड नहीं करता है कि हम इसे किस तरीके से बना रहे हैं, कितने स्टेप में से होकर के इसे बना रहे हैं, इस पर वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, समय पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए समय पर निर्भर क्यों नहीं करेगा। अगर मैं पहले स्टेप में बनाऊं तो मेरा जल्दी प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगी और आपका CO2 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे मेथड से बनाऊं तो पहले मैं कार्बन को हाफ O2 से मिलाऊंगी, फिर CO बनेगा, फिर CO को फिर हाफ O2 से मिलाऊंगी, CO2। तो यहाँ पे समय ज्यादा लग रहा है ना, पहले मेथड में मुझे कम समय लगा, दूसरे मेथड में जो है मुझे ज्यादा समय लगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये समय पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से जो भी हीट रिलीज होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका कितना टाइम में बन रहा है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि बन रहा है कि नहीं, मतलब वहां से कितना हीट रिलीज होगा उसी पे डिपेंड करेगा। इसे घटाया, जोड़ा या गुणा किया जो है वो गुणा किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आगे ये तो बहुत छोटा सा चीज था, आगे जब इसे बड़ा बड़ा केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि मतलब इसे जो है वो प्रूफ करने के लिए हम कई बार यहाँ पे जो है वो गुणा करते हैं, कई बार भाग देते हैं, कई बार कट करते हैं। तो ये सब करके हम इसे जो है वो प्रूफ करते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। तो ये हुआ आज का आपका निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोगों ने किया हेल्स नियम का। अब हम लोग देखते हैं कि हेल्स नियम के जो है वो क्या उपयोग होते हैं। हेल्स नियम के उपयोग, यूज ऑफ हेल्स लॉ। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कार्बन और हाइड्रोजन में सीधा संयोग नहीं होता है। जैसे कि अगर हमें CH4 बनाना हो तो कभी भी हम C+2H2 जो है वो नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पे CH4 जो है वो नहीं बना सकते, हमें उसे अलग अलग स्टेप में जो है वो बनाना होगा। लेकिन ऐसे पदार्थों का रिएक्शन हेल्स के नियम से जो है वो कराई जा सकती है। मतलब जो डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार के कुछ पदार्थ होते हैं
उसे हम अलग अलग स्टेप में करके जो है वो बनाते हैं। तो ये है आपका हेस लॉ का फर्स्ट उपयोग। सेकंड है हेस नियम का ऊष्मा रसायन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि रासायनिक समीकरण बीजगणितीय समीकरणों की भांति जोड़ी, घटाई या गुणा की जा सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ्स के समान हम बीजगणितीय समीकरणों की तरह हम इसमें भी जो है वो गुणा, भाग, घटा, जोड़ सब कर सकते हैं। मंद गति से चलने वाली अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों की गणना करने में भी इसे जो है वो किया जाता है। मतलब ऐसा रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रहा है उसका भी हम जो भी हीट का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हम आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो ये है आपका हेस के नियम के उपयोग। तो ये है गाइस आज का आपका वीडियो। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।